हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द पावर टू क्रिएट योर फ्यूचर लाइज विद इन यू। यानी कि अपने फ्यूचर को चेंज करने की, बदलने की और बनाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में, किसी और के पास में नहीं है। कोई परिस्थितियां आपको नहीं रोक सकती। हमने कई बार देखा है कि बहुत सारे ऐसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स निकल कर सामने आते हैं जो इतनी विषम परिस्थितियों से को भी जूझकर उनसे भी निकल कर सामने आ रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी, तो अंततः परिस्थितियां उनके आगे झुक गई। ठीक है, जो भी हार्ड टाइम्स, हार्ड सर्कमस्टांसेस उनके आगे आए, उन्होंने उनको फेस करा, उनसे जूझे, लड़े और अपना फ्यूचर जो उनने सोचा था कि मैंने इस तरीके का फ्यूचर बनाना है, वो बनाया। मोटिवेशन के लिए ये बातें अच्छी लगती हैं। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक आप इनको देख नहीं पाएंगे कि ये बातें असल में क्या मायने रखती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। In January, the National Green Tribunal (NGT) constituted a panel headed by Delhi's Lieutenant Governor to find ways to rejuvenate the Yamuna in the capital. बोल रहे हैं जनवरी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एक संस्था है जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, ग्रीन थिंक टैंक जो है इंडिया का। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पैनल बनाया जिसका जो हेड थे वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है, इंग्लिश में इसको लेफ्टिनेंट बोला जाता है, लेफ्टिनेंट नहीं बोला जाता। ओके, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो इसके हेड थे और जिन्होंने इस पैनल के काम क्या था, इस पैनल का काम ये था कि हम ऐसे तरीके ढूंढ के लाए जिससे कि यमुना को पुनरुत्थान या पुनर्जीवित किया जाए कैपिटल में। यानी कि हमें पता है कि दिल्ली में यमुना नदी जो बहती है वो बहुत ज़्यादा गंदी, बहुत ज़्यादा मैली है। ठीक है, सारा सीवर का पानी उसमें उतारा जाता है, बहुत सारे सीवर से पानी उसमें जाया जाता है, अनट्रीटेड वाटर। और दूसरी चीज़, कूड़ा कचरा तो जाता ही जाता है, जो फैक्ट्री वेस्ट है वो भी उसमें जाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो यहाँ पर यमुना का जो स्तर है गंदगी का, वो बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और बहुत बार ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं कि उसको साफ़ किया जाए। तभी हमने देखा था कोरोना टाइम पे जब लॉकडाउन लगा था तो यमुना के साफ़ होने की कितनी चर्चा की गई थी कि पानी इतना साफ़ हो गया कि ज़मीन का तला तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि उस टाइम पे फैक्ट्रीज बंद थी, इतने लोग घरों में बाहर आ जा नहीं रहे थे, तो खरीदारी लिमिटेड हो रही थी। अब फिर से वही चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। तो यमुना को साफ़ करने के लिए, प्रयास करने के लिए क्या तरीके हैं कि हम उनको साफ किया जाए, इसके लिए एक पैनल बनाया गया। 6 months later, a status report submitted by the Delhi government shows that there's scarcely any reduction in the rivers pollution level. बोल रहे हैं कि 6 महीने हो गए अब उस पैनल को बनाया हुआ, उसको काम के 6 महीने बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने बताया कि हार्डली, बहुत ही कम इस नदी में, यमुना नदी में जो दिल्ली से बह रही है, उसमें यमुना नदी के पॉल्यूशन के स्तर में बहुत ही कम मात्रा में कमी आई है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि कमी आई भी है, हो सकता है आई भी ना हो। ठीक है, इट लिस्ट अ लिटनी ऑफ प्रॉब्लम्स दैट हैव बीन नोन फॉर लॉन्ग। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बना के दे दी गई। ठीक है, और वो सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनके बारे में हम पहले से ही जानते हैं, बहुत समय से हमें पता है। जैसे कि द सिटीज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स डू नॉट ऑपरेट टू देयर फुल कैपेसिटी। बोल रहे हैं कि शहर के जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करते। यानी कि अगर सपोज करो गैलन्स में हम वेस्ट को इसमें माप रहे हैं, तो सीवर का अगर 10 गैलन प्रतिदिन या 10,000 गैलन प्रतिदिन इन्होंने ट्रीट करना है, तो वो 10,000 ना करके चाहे 9,000 ही कर रहे हैं। ठीक है, तो 1,000 का तो फिर भी फर्क आ रहा है ना। अगर ये 1,000 भी अपनी फुल कैपेसिटी से वो डेली का ट्रीट करने लग जाए, तो कुछ और नए सीवेज प्लांट्स बना के, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बना के हम इस प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। एंड अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज फ्लोज इनटू द रिवर। और इस वजह से, क्योंकि ये फुल कैपेसिटी में काम नहीं करते, इस वजह से अनट्रीटेड या फिर पार्शली ट्रीटेड, मतलब पूरी तरह से साफ नहीं है, कुछ हद तक साफ जो है सीवेज वाटर वो उसमें फ्लो कर दिया जाता है, रिवर में छोड़ दिया जाता है।
A large number of localities inhabited by the poor are not covered by the network of pipes that take sewage to treatment plants. और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़, ऐसी लोकेलिटीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादातर गरीब तबके के लोग रहते हैं, इनके अंदर प्रॉपर पाइप नेटवर्क नहीं बना हुआ कि पाइप के जरिए घर घर से पाइप्स निकल के नहीं जा रहा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक ये वेस्ट पहुंचाया जा सके. As a result, the water of the river in most of its stretch in the capital is not fit for bathing quality. तो इस वजह से जो पानी दिल्ली से लगता हुआ यमुना का पानी है, जैसे इतना एरिया है जो यमुना का दिल्ली से लग रहा है, ये सारा पानी जो है नॉट फिट फॉर, नहाने लायक भी नहीं है. पीना तो छोड़ दीजिए, पीना तो दूर की बात है, नहाने लायक भी नहीं है. The 6-month deadline set by the NGT to resolve these problems was perhaps unrealistic. बोल रहे हैं तो NGT ने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए 6 महीने की डेडलाइन दी थी, तो बोल रहे हैं ये 6 महीने में तो पॉसिबल है, हो नहीं सकना था, ये तो बहुत अनरियलिस्टिक सी बात थी, मतलब ये पॉसिबल थी नहीं. But in the past 2 decades, goalposts on Yamuna cleaning have been shifted several times. लेकिन पिछले 2 दशक में, यानी कि पिछले 20 सालों में, ये जो गोल पोस्ट है, यानी कि ये जो हमारा लक्ष्य है कि हमें यमुना को साफ करना है, उसकी सफाई करनी है, इसको बहुत बार शिफ्ट किया है. यानी कि पहले हो सकता है कि हमने बोला कि 2011 तक हम साफ कर देंगे, फिर 2011 तक लगा कि नहीं हो पाएगा, फिर बोला 2015 तक साफ कर देंगे. तो इस तरीके से पिछले 2 दशकों में कई बार इसका लक्ष्य जो है वो चेंज किया जा चुका है. द डेली गवर्नमेंट मस्ट गेट इट्स एक्ट टुगेदर. तो अब दिल्ली सरकार को अपनी सारी बातें जो हैं कहनी और करनी में फ़र्क ना करते हुए सब चीज़ों को एक साथ लेकर आना चाहिए. ठीक है, इसके ऊपर मतलब काम करना चाहिए. The status reports points to an extension of the sewerage network to a few more unauthorized colonies and JJ clusters. बोल रहे स्टेटस रिपोर्ट में इस तरफ इशारा किया गया कि हम कुछ और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज और जेजे क्लस्टर तक सीवरेज नेटवर्क को एक्सटेंड करेंगे. However, the fact that 245 million gallons of sewage is left untreated every day shows that this extension has not made such difference to the Yamuna's pollution levels. तो बोल रहे हैं कि हालांकि 245 मिलियन गैलन का जो सीवेज हर दिन अनट्रीटेड, मतलब जिसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स तक नहीं पहुंचाया जाता, ये बताता है कि ये जो एक्सटेंशन बनाया गया सीवेज नेटवर्क का अनऑथराइज्ड कॉलोनीज तक भी बना दिया गया, इससे कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं है. ठीक है, पॉल्यूशन लेवल में यमुना के. बाय ऑल अकाउंट्स अबाउट 250 mgd वॉज डम्प्ड million gallon per day. MGD मतलब million gallon per day was dumped in the river before the NGT's intervention. बोल रहे हैं कि हमें सोर्सेज से पता चला है कि 250 मिलियन गैलन पर डे नदी में बहाया जाता था अनट्रीटेड. ठीक है, एनजीटी के इसमें हस्तक्षेप करने से पहले. एन इंटरसेप्टेड ड्रेन प्रोजेक्ट इनिशिएटेड मोर देन 15 years ago हैज मिस्ड सेवरल डेडलाइंस. और इनका एक इंटरसेप्टेड ड्रेन प्रोजेक्ट था, बनाने का मंशा थी, जिसमें क्या था कि ये जो मुख्य यहाँ के 3 सीवरेज प्लांट्स हैं उनको रोका जाए, उनके पानी को डायरेक्ट नदी में बहने से रोका जाए और उनको ट्रीटमेंट के लिए एक इंटरलिंकिंग चैनल बनाया जाए कि जिसमें वो एक मतलब नदी में ना मिलने के बजाय बीच में इंटरलिंक करके उनको पहले ट्रीट किया जाए, फिर नदी में बहाया जाए. ठीक है, तो इसकी भी पिछले 15 सालों में कई बार इसकी डेडलाइंस ख़त्म हो चुकी हैं. यानी कि वही चीज़ कि पहले लगा था 2011 तक हो जाएगा, नहीं हुआ, 2015 तक हो जाएगा, नहीं हुआ, 2018 तक हो जाएगा, नहीं हुआ. तो इस तरीके से इसकी डेडलाइंस बहुत बार मिस हो चुकी हैं. The idea behind the project was that instead of laying a massive network of new lines, interceptor sewers would be laid to trap the sewage from Delhi's 3 large drains that carry most of the city's filth and dump it into the Yamuna. बोल रहे हैं कि इसमें ये था, आइडिया ये था कि हम बड़े बड़े नए नेटवर्क्स बनाने की बजाय, नई लाइंस बिछाने की बजाय क्या करें, जो दिल्ली के मुख्य 3 सीवेज ड्रेन्स हैं उन्हीं के बीच में एक इंटरसेप्टर नेटवर्क बनाया जाए, रोकने का नेटवर्क बनाया जाए, जिससे क्या हो कि इसको पहले वहीं पे रोक दिया जाए और फिर ये जो ड्रेन्स हैं जो दिल्ली का सारा कचरा लेकर जाते हैं, इनको ट्रीट करके फिर डंप किया जाए कहाँ पे, यमुना में. However, since the project was conceived,
the number of colonies outside the city's sewerage network has increased. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जब से ये नेटवर्क बनाने का हमने ये जो नेटवर्क बनाने का प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट हुआ है, तब से लेके अब तक दिल्ली के बाहर के इलाकों में ही बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुका है, जो दिल्ली के इस सीवरेज नेटवर्क को मतलब इस सीवरेज नेटवर्क के अंदर में नहीं आते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा नए कॉलोनीज, घर, मकान, पॉपुलेशन, ये सब चीज़ें बढ़ चुकी हैं. ठीक है. इट सीम्स दैट द इंटरसेप्टेड ड्रेन प्रोजेक्ट डिड नॉट प्लान फॉर द impact Delhi's growing population would have on the capital's waste disposal system. तो ऐसा लगता है कि ये जो इंटरसेप्टेड ड्रेन प्रोजेक्ट है इसको बनाते वक्त इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था कि दिल्ली की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा गया था. द ट्रबल ऑल्सो इज दैट different authorities in the city, the DDA, the municipal corporation and the pollution control agencies rarely work in sync. दूसरी परेशानी, एक परेशानी तो ये बता दी कि बढ़ती पॉपुलेशन, दूसरी परेशानी बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं जैसे कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल एजेंसीज, ये सब लोग मिलजुल के काम नहीं करते, अपने अपने स्तर पे लगे हुए हैं कि अगर कुछ गलती होगी तो एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे. ठीक है, इल्ज़ाम किसी ना किसी के ऊपर तो लगाना है, तो बेटर है कि साथ में काम करेंगे तो अच्छा काम हो जाएगा ना. तो बेटर है कि अलग अलग करें, गलती निकली तो दूसरे के ऊपर डाल देंगे कि भाई उन्होंने कोऑपरेट नहीं करा. ठीक है. एंड the Yamuna cleaning work is among the several casualties of the constant confrontation between the Delhi government and the city's LG. और बोल रहे हैं कि ये जो यमुना क्लीनिंग प्रोजेक्ट है ये भी एक बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जो इसकी भेंट चढ़ गई हैं, किसकी, दिल्ली गवर्नमेंट और सिटी के एलजी के बीच में जो लड़ाई चल रही है, इनके बीच में जो मतभेद चल रहा है, इसकी भेंट, इस लड़ाई की भेंट और प्रोजेक्ट्स के साथ साथ ये यमुना क्लीनिंग प्रोजेक्ट भी इसकी भेंट चढ़ चुका है. Which of the following statements best represents the main problem identified in the Delhi government status report on the Yamuna River? कि यमुना रिवर के ऊपर जो दिल्ली सरकार की स्टेटस रिपोर्ट आई है उसमें मुख्य प्रॉब्लम क्या बताई गई है. चलिए देखते हैं. The National Green Tribunal is not doing its job in overseeing river cleanup. कि इस नदी की साफ सफाई के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उस अपने जॉब को नज़रअंदाज कर रहा है, वो प्रॉपरली अपना काम नहीं कर रहा. ये तो बिल्कुल गलत है. उन्होंने तो पैनल बनाया, उन्होंने उससे डिमांड करी कि भाई, और उन्होंने 6 महीने का टाइम भी दिया कि आप इस 6 महीने के अंदर काम कंप्लीट करो, बट नहीं हो पाया. द पुअर पॉपुलेशन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवर्स पोल्यूशन. की जो हमारी गरीब जनता है वो मुख्य कारण है नदी में पोल्यूशन फैलाने के. ये कहना भी बहुत गलत हो जाएगा क्योंकि अमीर गरीब का इसमें रोल नहीं है, पोल्यूशन सभी फैला रहे हैं. The city's sewage treatment plants do not operate at the full capacity and untreated or partially treated sewage ends up in the river. बिल्कुल सही है ये कि सिटी के सारे ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो पूरी कैपेसिटी के साथ में काम नहीं कर रहे हैं और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अनट्रीटेड या फिर पार्शली ट्रीटेड सीवेज जो है वो इसमें नदी में छोड़ दिया जा रहा है. The 6-month deadline set by NGT was unrealistic and led to an ineffective report. बोल रहे 6 महीने की जो डेडलाइन थी वो अनरियलिस्टिक थी. ठीक है, यहाँ तक सही है, लेकिन led to an ineffective report मतलब इससे अच्छी रिपोर्ट नहीं निकल कर सामने. ये तो गलत है ना, इससे वो 6 महीने में काम तो नहीं कर सकते थे, ये पॉसिबल है, लेकिन रिपोर्ट तो सही आई है एकदम. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Based on the passage, what is the primary expectation from the Delhi government regarding the Yamuna River? पैसेज के अनुसार मुख्य क्या हम दिल्ली सरकार से उम्मीद करते हैं कि ये काम ये कर लेंगे यमुना रिवर की सफाई के लिए. टू कंटिन्यू द डेडलाइन फॉर क्लीनिंग द यमुना, कि डेडलाइन जारी रखें वो यमुना की साफ सफाई के लिए. टू शिफ्ट द गोल पोस्ट ऑन यमुना क्लीनिंग फ्यू टाइम्स, की जो एक निर्धारित किया गया समय है जिसके अंदर उनको ये काम करना है उसको और आगे बढ़ाते रहें, ये भी नहीं चाहते हम. टू इंश्योर द रिवर वाटर इज फिट फॉर बेदिंग, कि ये मेक श्योर करें कि ये जो नदी का पानी है वो नहाने लायक हो. तो हमें नदी को साफ करना है, अगर साफ होगा तो नहाने का पीने लायक भी हो सकता है, राइट. टू टेक मोर इफेक्टिव एक्शन इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन लेवल्स इन द यमुना, कि और ज़्यादा प्रभावी तौर पे कार्रवाई करें यमुना में पोल्यूशन लेवल्स को कम करने के लिए, जो कि बिल्कुल सही है. ऑप्शन डी इज करेक्ट.
What was the key objective behind initiating the interceptor drain project as described in the passage? मुख्य क्या पॉइंट था, मुख्य क्या ऑब्जेक्टिव था कि ये इंटरसेप्टर ड्रेन प्रोजेक्ट बनाने के लिए? तो इसके लिए ये था मुख्य कि जो एक बड़े बड़े मैसिव नेटवर्क बनाने की बजाय हम कुछ इंटरलिंकिंग सिस्टम बनाएं जिससे कि हम सिटी का जो वेस्ट है उसको यमुना में जाने से रोक सके. टू ट्रैप सीवेज फ्रॉम दिल्लीज 3 लार्ज ड्रेन्स एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग डंप्ड इनटू यमुना रिवर. सही है ये बिल्कुल. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. टू स्टॉप द पोल्यूशन कॉज्ड बाय एनजीटीज इंटरवेंशन इन द सिटी सीवेज लेवल. एनजीटी के इंटरवेंशन की वजह से सिटी के सीवेज लेवल में प्रॉब्लम आई है क्या? नहीं ना, सिटी में तो प्रॉब्लम पहले थी. एनजीटी के इंटरवेंशन की वजह से जो 250 गैलन जा रहा था अब वो 245 पे अटक गया है, मतलब 5 तो कम से कम हुआ. तो यहाँ पे ये गलत हो गया. To improve the overall sewerage network of authorized colonies and JJ clusters. हम केवल authorized colonies का सीवरेज नेटवर्क सही करना चाहते हैं. भाई authorized चाहे अनऑथराइज्ड, लेकिन नेटवर्क सीवरेज नेटवर्क तो सभी को चाहिए और वो सही तो सबके लिए होना चाहिए. ठीक है. To lay a massive network of new lines for the city's waste disposal system. कि नई लाइंस बनाने के लिए, सिटी के वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की नई लाइंस बनाने के लिए बड़ा एक मैसिव, बहुत बड़ा सा एक प्रोजेक्ट नई लाइंस बिछा दें. ठीक है, तो ये तो गलत है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. What is one of the primary challenges mentioned in the passage that is affecting the effectiveness of Yamuna cleaning work? यमुना की साफ सफाई अभियान के लिए जो कौन सी प्राइमरी चैलेंज उनको फेस करना पड़ रहा है? चलिए देखते हैं. द इनकंसिस्टेंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉलोनीज आउटसाइड द सिटी सीवरेज नेटवर्क. कि सिटी के सीवरेज नेटवर्क के बाहर कॉलोनीज का इनकंसिस्टेंटली, मतलब किसी एक फिक्स पैटर्न में ना बढ़ना. तो इनकंसिस्टेंट तो होएगा ही. पॉपुलेशन जरूरी थोड़ी है कि कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, कभी इनकंसिस्टेंट हो सकता है. कुछ लोग जहाँ पे रहने आ रहे हैं, कुछ लोग वहाँ से जा रहे हैं. ठीक है, तो वो तो इनकंसिस्टेंट रहेगा, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आई है. द एनजीटीज नॉन इंटरवेंशन इन द सीवरेज एक्सटेंशन वर्क. कि एनजीटी ने जो अपना बीच में हस्तक्षेप नहीं किया, तो एनजीटी ने हस्तक्षेप किया है तभी इसके ऊपर दोबारा चर्चा हो रही है. द कॉन्स्टेंट कन्फ्रंटेशन बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट एंड द सिटीज एलजी. ये हमने पढ़ा कि दोनों के बीच में मतभेद की बली और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और यमुना क्लीनिंग प्रोजेक्ट भी उनमें से एक है. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. द ट्रीटेड 245 million gallons of sewage from cities large drains. 245 million gallons treated waste है, वो क्या इसमें परेशानी का सबब है? नहीं ना. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Identify whether the given statements are true or false based on the passage. The idea behind the project was that instead of laying a massive network of new lines, interceptor sewers would be laid to trap the sewage from Delhi's 3 large drains that carry most of the city filth and dump it into Yamuna. सही है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट करेक्ट है. चलिए देखते हैं. The city's sewage treatment plants do not operate to their full capacity. बिल्कुल सही. And untreated or partially treated sewage flows into the river. बिल्कुल सही. So A भी true है, B भी true है. यानी कि जहाँ पे A और B both A and B are true is correct. A is true, B is false. A is false, B is true. Neither A nor B, both A and B. Option D is correct. As a result, the water of the river in most of its stretch in the capital is not fit for bathing quality. Here stretch means all of the following except. तो देखो, स्ट्रेच का मैंने आपको मतलब बताया कि जहाँ जहाँ दिल्ली के बॉर्डर से यमुना नदी गुजर रही है, जहाँ तक दिल्ली का बॉर्डर लग रहा है वहाँ पर वो फिट नहीं है नहाने के लिए. तो यानी कि एक पूरा कुछ एक्सटेंशन जहाँ तक वो लग रहा है, उसी सीमा से, सरहद से लग रहा है, उसको बोल रहे हैं हम स्ट्रेच. चलिए देखते हैं. द स्पैन ऑफ द रिवर फ्लोज थ्रू द कैपिटल. रिवर का वो हिस्सा जो कैपिटल से गुजरता है. बिल्कुल सही है, ये उतने हिस्से को ही बोल रहे हैं, तो ये तो करेक्ट है. तो ये स्ट्रेच का मीनिंग बता रहा है, तो हमें बताना है जो नहीं बता रहा है. द ड्यूरेशन ऑफ अ सर्टेन टास्क. किसी टास्क का ड्यूरेशन को हम स्ट्रेच नहीं बोलते, टाइम पीरियड्स, ड्यूरेशन, ठीक है, ये सब बोलते हैं, लेकिन स्ट्रेच नहीं बोलते. द एक्सटेंट ऑफ रिवर अफेक्टेड बाय द पॉपुलेशन. इतनी नदी जो पॉल्यूशन की वजह से इफेक्ट हो रही है. और कौन सी नदी हो रही है पॉल्यूशन की वजह से इफेक्ट? जो दिल्ली से लग रही है. ठीक है, तो वो पूरी नदी, पूरा एक्सटेंट जो है, जहाँ से जहाँ तक वो
दिल्ली से लग रही है वही पोल्यूशन का मुख्य कारण है। चलिए ये भी सही है। अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ रिवर्स कोर्स, तो एक पर्टिकुलर पोर्शन की ही बात कर रहे हैं जो दिल्ली से लग रहा है, इसी स्ट्रेच की बात कर रहे हैं, तो ये भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट टोन डज द ऑथर ऑफ द पैसेज प्राइमरीली यूज, कैसी टोन है भाई? टोन काफ़ी क्रिटिकल है, दिल्ली गवर्नमेंट की निंदा कर रहे हैं, यमुना प्रोजेक्ट में जो अभी तक यमुना क्लीनिंग प्रोजेक्ट में जो इतनी बार डिले हुआ है, इसकी डेडलाइन आगे पोस्टपोन हुई है, इसको क्रिटिसाइज़ किया उनने, दिल्ली गवर्नमेंट को एक्शंस लेने के लिए कहा, और ये भी बताया कि एलजी और इनके बीच का मतभेद की बलि चढ़ चुका है ये प्रोजेक्ट। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं ये बताते हैं कि वो काफ़ी क्रिटिकल हो रहे हैं। ऑप्शन डी क्रिटिकल इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? द पॉल्यूशन ग्रोथ इन दिल्ली, दिल्ली में पॉल्यूशन ग्रोथ हो रहा है उसके बारे में, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उसके बारे में ये चर्चा नहीं ना। द सिग्निफिकेंस ऑफ द यमुना रिवर इन इंडियन कल्चर, हिंदुस्तानी कल्चर में यमुना नदी का क्या महत्व है, हमने उसके बारे में चर्चा करी है नहीं। द फेलियर ऑफ अथॉरिटीज इन कंट्रोलिंग द पोल्यूशन ऑफ द यमुना रिवर, बिल्कुल सही कि अथॉरिटीज किस तरीके से फेल हुई हैं, ठीक है। द हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद पॉल्यूटेड रिवर्स, तो हमने हेल्थ रिस्क की ज़्यादा चर्चा नहीं करी है, हमने बस एक बात कही है कि नहाने योग्य भी नहीं है ये पानी, ठीक है। Parts of sentence are given below in jumbled order. Arrange the parts in the correct order to form a meaningful sentence. It would stop releasing merit list. It से statement start नहीं होएगा ना। It मतलब कौन? Pronoun use हो रहा है, कौन it? The class 10th and 12th exam results. The Central Board of Secondary Education has announced that in order to avoid unhealthy competition among students. तो बोल रहे हैं स्टार्ट कहाँ से होगा, किसने किया, सब्जेक्ट क्या है? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज अनाउंस दैट, इन्होंने अनाउंस करा दैट इन ऑर्डर टू अवॉइड अनहेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग स्टूडेंट्स, की बच्चों के बीच में अनहेल्दी कॉम्पिटिशन को रोकने के लिए वो क्या करेंगे? इट वुड स्टॉप रिलीजिंग मेरिट लिस्ट फॉर द क्लास 10th एंड 12th एग्जाम रिजल्ट्स, ठीक है, कि 10th और 12th के एग्जाम रिजल्ट्स के लिए वो मेरिट लिस्ट नहीं निकालेंगे, ठीक है, जिससे कि बच्चों के अंदर अनहेल्दी कंपटीशन होता है ना, अपने फ्रेंड भी होते हैं पर फिर भी हमसे आगे निकल के तो फिर गुस्सा आता है, चिढ़ होती है, ठीक है, और फिर कुछ दिन बात भी नहीं करते और बिना वजह बताए कि क्या हो गया तो नहीं बात करनी नहीं करनी, है ना, खुद निकलते भी नहीं बाहर। तो वो अनहेल्दी कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए, बच्चों के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना आए इन चीज़ों का, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं कि उन्होंने बोला कि हम रिजल्ट तो रिलीज करेंगे बट मेरिट लिस्ट नहीं निकालेंगे, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट हो जाएगा द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज अनाउंस दैट फर्स्ट, सेकेंड इन ऑर्डर टू अवॉइड, थर्ड इट वुड स्टॉप रिलीजिंग फॉर दी क्लास 4th 10th एंड 12th, ठीक है, रिजल्ट्स। तो ये हो गया। चलिए देखते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड, तो ये इन ऑर्डर से स्टार्ट हो रहा है, ये तो इनकरेक्ट है। The Central Board of Secondary Education has announced that in order to avoid unhealthy competition among students, it would stop releasing merit list for the class 10th and 12th exam results. Option B is correct. चलिए आगे चलते हैं। Select the most appropriate meaning of the given idiom. The New York rolled out the red carpet for the astronauts. अब रोल आउट रेड कारपेट का मतलब होता है किसी का भव्य स्वागत करना, एक इम्पॉर्टेंट सेलिब्रिटी, एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट की तरह उसका स्वागत करना होता है ना। रेड कारपेट वॉक कहाँ होती है? ज़्यादातर जो सेलिब्रिटीज़ अपने मूवीज़ के फेस्टिवल्स होते हैं, यानी कि मूवी अवार्ड शोज होते हैं, उनके लिए रेड कारपेट यूज़ किया जाता है, उसी को बोला जाता है रेड कारपेट पे वो ये पहन कर आए थे, वो पहन कर आए थे, राइट। तो वो जो रेड कारपेट है मतलब उनका ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है, एक बहुत इन्फ्लुएंशियल, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन के तौर पे उनका वेलकम किया जा रहा है, तो उसको बोला जाता है रोल आउट द रेड कारपेट। सो न्यूयॉर्क ने एस्ट्रोनॉट्स के लिए रेड कारपेट रोल कर दिया, यानी कि उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी, उनको बहुत गेस्ट के तौर पे बहुत आवभगत करी, उनकी बहुत भव्य उनका स्वागत करा। टू यूज योर पोजिशन और इन्फ्लुएंस अनफेयरली टू गेट वॉट यू वॉन्ट, कि अपने पद और प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करना कुछ ऐसी चीज़ पाने के लिए जो कि अनफेयर तरीके से कुछ चीज़ हासिल करने के लिए, तो गलत है।
to make an unsatisfactory situation as pleasant as possible. किसी भी गलत स्थिति को अच्छे से दिखाने की कोशिश करना, ठीक है. To happen very soon afterwards, किसी चीज़ के बाद में बहुत ही जल्दी हो जाना, यानी कि जैसे कि उनकी शादी के कुछ समय बाद ही उनका डिवोर्स हो गया, तो वो बहुत जल्दी हो गई घटना, कुछ समय बाद ही हो गई, ठीक है. टू वेलकम समवन एज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन और गेस्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में है, बीच के हमें स्टेटमेंट्स अरेंज करने हैं, ठीक है. इंडिया कंटिन्यूज टू बी वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी with its GDP expanding by 13.5% in the April-June quarter. बोल रहे हैं इंडिया दुनिया की सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी लगातार बना हुआ है, ठीक है. और हमारी जो GDP है वो लगातार 13.5% से अप्रैल से जून क्वार्टर के लिए एक्सपैंड हुई है, थैंक्स टू इंक्रीज्ड कंजम्पशन एंड रिसर्जेंस ऑफ डोमेस्टिक डिमांड. और ये सब किस वजह से हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारा कंजम्पशन का बढ़ने का और हमारा जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको दोबारा से उभरने का. यानी कि ये दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी GDP एक्सपैंड हुई है. Although the Russia-Ukraine war has caused supply chain disruptions over the past 6 months, हालांकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से पिछले 6 महीनों में जो सप्लाई चेन है उसमें कमी आई है, उसमें डिस्ट्रप्शन हुआ है. इंडियन इकोनॉमी वॉज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ हायर रेट इन व्यू ऑफ लास्ट ईयर्स लो बेस. अब पिछले साल के लो बेस को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही थी कि इंडियन इकोनॉमी इससे भी ज़्यादा तेज़ी से हायर रेट पर ग्रो करेगी. द अप्रैल जून पीरियड दिस ईयर वॉज लीस्ट इम्पैक्टेड बाय द कोविड पेंडेमिक. इस साल का जो अप्रैल जून का महीना था, अप्रैल से जून तक का जो टाइम पीरियड था, ये कोविड पेंडेमिक की वजह से ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था. सबसे कम इफेक्टेड टाइम था अप्रैल से जून का. इन stark contrast to the corresponding quarter of 2021. और ये बिल्कुल ही कंप्लीटली कॉन्ट्रास्ट है, कंप्लीटली विपरीत है इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग 2020-21 का जो क्वार्टर था, यानी कि अप्रैल से जून का 2021 का जो क्वार्टर था उससे अगर कंपेयर किया जाए तो ये बिल्कुल ही विपरीत था. व्हेन डेल्टा वेव हैड रेक्ट हैवॉक अक्रॉस द कंट्री, जब डेल्टा वेव ने देश भर में भूचाल ला दिया था, देश भर को तोड़ के रख दिया था, ठीक है, उसको तबाह करके रख दिया था. However, the sobering fact is that this growth rate is lower than the RBI's estimate of 16.2%. तो जो ज़्यादा चिंता का विषय है, ज़्यादा गंभीर स्थिति है, वो ये है कि ये जो डेटा है, ग्रोथ रेट है, ये जो RBI का प्रेडिक्शन था 16.2% का, उससे कम है. The below par performance can be partially attributed to the inadequate contribution made by the manufacturing sector. तो बोल रहे हैं ये हमने जो 16.2 का एस्टिमेट लगाया था, 13.5 पे हम ग्रो कर रहे हैं, तो उम्मीद से जो कम की ये परफॉर्मेंस है, उम्मीद से कम जो ये हमारी ग्रोथ हुई है, ये इसमें कुछ हद तक कारण किस चीज़ का भी है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कम कंट्रीब्यूशन हुआ है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो स्लो डाउन आया था वो भी एक कारण है. इवन एज द सर्विस सेक्टर इज शोइंग बेटर रिकवरी, जबकि सर्विस सेक्टर जो है बेटर रिकवरी शो कर रहा है, पर फिर भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कमी आई थी उसकी वजह से डिप आया है कि हमारी एक्सपेक्टेड 16.2 से हम 13.5% पे ग्रो कर रहे हैं. ठीक, सबसे पहले आएगा कि जहाँ पे 13.5% का जिक्र किया गया, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है. अब इसको कंपेयर किससे किया जाएगा, इसको कंपेयर किया जाएगा 16.2% से कि आरबीआई का एस्टिमेट कितना था. तो हालांकि हमारे लिए एक चिंताजनक फैक्ट क्या है कि ग्रोथ रेट जो है वो आरबीआई के एस्टिमेट से कम है. ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, सेकंड ऑप्शन होएगा कि अप्रैल से जून महीना अगर कंपेयर करें, जिसमें सबसे कम कोविड का प्रभाव रहा, और पिछले साल के 2021 के अप्रैल से जून महीने को कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. ठीक है, ये हो गया सेकंड. थर्ड हो जाएगा हमारा ए स्टेटमेंट, जहां पे कहा गया कि हालांकि रशिया यूक्रेन वॉर ने भी सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी वॉज एक्सपेक्टेड, इंडियन इकोनॉमी से इससे ज़्यादा पे ग्रो करने की उम्मीद की जा रही थी, अगर हम पिछले साल के लोअर बेस को भी देखें तो भी.
जो ग्रो हमने इससे कम किया है उसकी क्यों हुआ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने कम ग्रोथ करी है। ठीक है, सो हमारा अरेंजमेंट बन जा रहा है डी सी ए बी। तो डी से यहाँ पे दो ऑप्शंस बी और सी स्टार्ट है, डी सी बी ए, डी सी ए बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म द कोहेरेंट पैराग्राफ। अगेन पैराजंबल का क्वेश्चन है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ranking framework NIRF manages to create a buzz in media and ranks of some of these higher education institutes often spring a surprise। बोल रहे हैं कि जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है ये मीडिया में कुछ ना कुछ नया तहलका मचाने की कोशिश करता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ तहलका मचा देता है। और ये जो रैंक्स हैं कुछ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के, ये ज़्यादातर समय बहुत ही सरप्राइजिंग होते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। राइट, इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और क्या करता है ये, रैंकिंग करता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। फॉर सम the rankings are at best indicative of an institute's response to NIRF questions। बोल रहे हैं कुछ लोगों के लिए ये जो रैंकिंग्स हैं ये केवल इस बात का इशारा है कि इन NIRF के क्वेश्चनेयर को उन इंस्टीट्यूट्स ने किस तरीके से रिस्पॉन्स किया। यानी कि रैंकिंग का प्रोसेस ये होगा कि वो कुछ क्वेश्चंस पूछते होंगे, फिर उनके जवाब इंस्टीट्यूट्स देते होंगे, उसी बेसिस पे वो अपनी रैंकिंग बनाते होंगे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये केवल और केवल उनके जवाब हैं इंस्टीट्यूट्स के, हो सकता है हकीकत उससे डिफरेंट हो। ठीक है, The zeal to tick the right boxes can give results that do not conform to the ground reality, raising questions about the fairness and reliability of the assessment। तो बोल रहे हैं कि ये जो तत्परता है लोगों में कि हमने जल्द से जल्द और सारे राइट बॉक्सेस, यानी कि कहीं पे भी हमने क्रॉस नहीं लगाना, सिर्फ टिक 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 लगाना है, ये जो तत्परता है कॉलेजेस में, इससे क्या हो जाता है कि असलियत से हम बहुत दूर हो जाते हैं। कि आपके स्कूल में पीने के पानी की अच्छी फैसिलिटी है, सपोज करो नहीं भी है, लेकिन स्कूल ने कर दिया हाँ जी है, हमने तो टिक करना है सारे बॉक्सेस चेक कर, तो ग्राउंड रियलिटी से आप दूर हो गए। ठीक है, आपका हकीकत जो है कि पानी की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, बट वहाँ पे चेक हो गया, तो उसके लिए कुछ एक्शंस भी नहीं लिए जाएंगे बाद में। तो इससे क्या हो जाता है कि इन जो क्वेश्चनेयर है, ये जो रैंकिंग पैरामीटर्स हैं, इनकी फेयरनेस के ऊपर कि कितने सही हैं, कितने रिलायबल हैं, इनके ऊपर सवाल उठ खड़े होते हैं। While it is laudable that the government is promoting a benchmark mostly based on objective indicators, it is a matter of concern that this does not serve the purpose of improving the standards of learning। बोल रहे हैं कि हालांकि ये अच्छी बात है, तारीफ करने योग्य बात है कि सरकार जो ये बेंचमार्क एक प्रमोट कर रही है कि हमें जो कॉलेजेस हैं वो बेसिक ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स के ऊपर चेक करने हैं, ना कि पर्सनल फेवरेट्स होने के जरिए। लेकिन जो ज़्यादा चिंताजनक विषय है, ज़्यादा चिंताजनक कंसर्न है, वो ये है कि इससे हमारा जो मुख्य पर्पस है कि हमें अपने इंस्टीट्यूट्स का स्टैंडर्ड इंक्रीज करना है, लर्निंग का स्टैंडर्ड बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है, वो सर्व नहीं होता, वो पूरा नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेटमेंट, जहाँ पे ये बताया गया कि ठीक है हमारा उसने रिपोर्ट आ गई, उसने रैंकिंग लेकर आए, कुछ इंस्टीट्यूट्स इसमें काफ़ी सरप्राइजिंगली अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन हम ये भी करते हैं कि गवर्नमेंट अच्छा इनिशिएटिव लेकर आई है कि ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पे बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पे उनको मापते हैं। लेकिन ज़्यादा चिंताजनक बात यह कि जिन पैरामीटर्स पे उनको मापा जा रहा है उनसे हमारा लर्निंग प्रोसीजर इम्प्रूव नहीं हो रहा। ठीक है, स्टैंडर्ड इम्प्रूव नहीं हो रहा। ये हो गया सेकंड। थर्ड हो गया कि ज़्यादातर कॉलेजेस में ये ज़ील होती है कि सारे टिक बॉक्सेस करें। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी फेयरनेस और रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन उठ जाता है। और फोर्थ होता है कि ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग इसको क्या मानते हैं कि ये केवल क्वेश्चंस का आंसर्स देने के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, क्वेश्चनेयर के ऊपर बेस्ड होता है। सो फोर्थ हमारा अरेंजमेंट बन रहा है PSRQ। PSRQ, P से PSQR, PSRQ, ऑप्शन B is correct। While Bathinda is known to get inundated after a few spells of rain,
बोल रहे हैं हालांकि जबकि भटिंडा के लिए ये जाना जाता है कि थोड़ी सी बारिश होने के बाद में ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा, ठीक है, बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। अबोहर गेट्स फ्लडेड विद सीवेज एज ड्रेन्स आर क्लॉग्ड। तो अबोहर में सीवेज की वजह से जगह जगह पानी भरा हुआ है क्योंकि वहाँ के जो नदी नाले हैं वो क्लॉग हो गए, यानी कि बंद हो गए। वाटर लॉजिंग आफ्टर अ स्पेल ऑफ इंसेसेंट रेन इज इनवेरिएबली फॉलोड बाय पावर कट्स। वाटर लॉगिंग यानी कि पानी का जगह जगह जमाव हो जाना भारी बारिश के बाद में, ये इसके बाद में क्या होता है, भारी बारिश हुई, पानी का जमाव हो गया, फिर क्या होता है, पावर कट। हम बहुत फेस कर रहे हैं आजकल यहाँ पे, ठीक है, पावर कट्स लगाए जाते हैं। मुक्तसर फेसेस वाटर लॉजिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मुक्तसर भी एक और रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जमा होने की समस्या होती है बारिशों के दौरान में। फ्रीक्वेंट ब्रीचेज इन कैनाल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज इनटू विच ड्रेन्स फ्लो ऑल्सो लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द एरिया। और क्या होता है, जो कैनाल और डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं जहाँ पे ये ड्रेन्स का पानी जाता है उनमें भी ब्रीच हो जाता है, यानी कि वो पानी वापस पीछे आ जाता है, यानी कि उनमें ज़्यादा पानी हो गया तो वो पानी पीछे आ गया, ठीक है। तो इस वजह से भी इस एरिया में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। The need for constant upgrade of urban infrastructure and extensions of its coverage to smaller towns and cities is borne out by the accumulation of rainwater in Punjab's Malwa region. तो बोल रहे हैं हमारे जो अर्बन यानी कि सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की जो ज़रूरत है और इसको छोटे शहरों कस्बों तक लेके जाने की जो ज़रूरत है, ये साबित हो जाती है। ये जो पानी, बारिश का पानी मालवा, पंजाब के मालवा रीजन में इकट्ठा हो रहा है जगह जगह पे, इससे ये बात साबित हो जाती है। एंड adjoining Sri Ganganagar in Rajasthan where the army had to be called to drain off rainwater। और साथ में ये कहाँ पे है, राजस्थान के श्री गंगानगर का भी ये यही किस्सा है जहाँ पे हार फार के सेना बुलानी पड़ी पानी को निकालने के लिए। Cities in Malwa have long grappled with the problem। तो मालवा के जो शहर हैं वो इस समस्या से बड़े लंबे समय से जूझ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पैसेज। अब चलते हैं, एस जो है हमारा स्टेटमेंट ये फर्स्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि हमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर इम्प्रूव करने की क्यों ज़रूरत है। वो इसलिए है क्योंकि जगह जगह पे बारिश का पानी खड़ा हो जाता है, पंजाब के मालवा इलाके में, एडजॉइनिंग श्री गंगानगर के इलाके में राजस्थान में, ठीक है। और ये इन समस्याओं से ये जो दोनों शहर हैं, दोनों जगहें हैं, बहुत लंबे समय से जूझ रही हैं, ठीक है। फिर आता है वाइल। भटिंडा को जाना जाता है कि वहाँ पे थोड़ी सी बारिश के बाद में जगह जगह पानी का जमावड़ा हो जाएगा। अबोहर जो है वो सीवेज की वजह से फ्लड हो जाता है। अब ये स्थिति बता रहे हैं कि कहाँ पे क्या क्या होता है। सेकंड हो गया। थर्ड हो गया, इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए मुक्तसर में वाटर लॉगिंग की स्थिति होती है और पानी जो कैनाल्स और डिस्ट्रीब्यूटरीज का पानी है वो भी वापस आ जाता है, उस वजह से भी पानी इकट्ठा रहता है यहाँ पे। थर्ड हो गया। और फोर्थ हो गया फाइनल कि वाटर लॉजिंग थोड़े से स्पेल के बाद में, थोड़ी सी बारिश के बाद में वाटर लॉजिंग हो जाना और उसके बाद में पावर कट्स हो जाते हैं, ठीक। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है एस पी आर क्यू, एस आर क्यू पी, एस पी आर क्यू। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Highlighting the role of forests in enabling citizens to enjoy their rights to live in pollution-free environment, the Supreme Court ruled on Thursday that a state government could not permit non-forest activities without the centre's prior approval on plots that were declared फॉरेस्ट लैंड अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। बोल रहे हैं इस बात के ऊपर जोर देते हुए कि हम लोगों का, सिटीजन का, भारत की जनता का अधिकार है एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहना। तो इससे उन्होंने किस बात पे जोर दिया कि फॉरेस्ट का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी ज़िंदगी में। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड ऑन थर्सडे। तो सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को फैसला सुनाया कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में कोई भी अधिकार नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट्स को इस चीज़ की परमिशन नहीं है कि वो कोई भी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करे, उनको बढ़ावा दे या उनकी परमिशन दे बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के मंजूरी के ऑन प्लॉट्स और उन जगहों पे खास तौर पे जिनको फॉरेस्ट लैंड अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट फॉरेस्ट लैंड बताया गया है, ठीक है। उन पे स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी तरफ से नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट नहीं कर सकती। The same day, the Ministry of Environment and Forests told the Rajya Sabha that the Gujarat government, in accordance with legal provisions, had regularized 11 encroachments made by industries and
इंस्टीट्यूशंस ऑन फॉरेस्ट लैंड, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूट्स द्वारा 11 इंक्रोचमेंट्स किए गए, यानी कि इंक्रोचमेंट्स मतलब कि फॉरेस्ट लैंड को हथिया लिया गया, वहाँ पे अपनी तरीके से कंस्ट्रक्शन कर लिया गया। तो गुजरात सरकार ने क्या करा, उनको रेगुलराइज कर दिया, यानी कि वो जो 11 इंक्रोचमेंट्स थे उनको नियमों के अधीन कर दिया कि हाँ ठीक है ये लीगल है, इसके ऊपर कोई एक्शंस नहीं लिया जाएगा। The stark contrast between the apex court's firm stand and the tendency of governments to work at cross purpose sums up the state of affairs। बोल रहे हैं कि ये जो पूरी तरीके से कॉन्ट्रास्ट है देश की सर्वोच्च अदालत के बीच में, उनका जो स्टैंड है उसके बीच में, और जो सरकारें हैं उनकी जो टेंडेंसी है कि वो अपने अच्छे भले के लिए, अपने पर्पस के लिए, अपना पर्पस निकालने के लिए चीज़ों को चेंज कर लेते हैं, इनके बीच में जो मतभेद है वो बताता है कि दोनों के बीच में स्थिति क्या है, किस तरीके से कोर्ट काम करता है और किस तरीके से सरकार काम करती है। द मिनिस्ट्री also stated that it had written to states and UTs to remove encroachments according to the existing laws and ensure that no further ones took place on the forest land। तो जो हमारी मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट वाली, उन्होंने कहा कि हमने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को खत लिखे हैं, रिटन में भेजा है कि जो भी इंक्रोचमेंट्स हैं फॉरेस्ट लैंड के ऊपर उनको आप हटाइए, जो कि एग्जिस्टिंग कानून के तहत में जायज़ नहीं है, तो आप उनको हटाइए, और आप ये भी सुनिश्चित कीजिए कि आगे इस तरीके से फॉरेस्ट लैंड के ऊपर इंक्रोचमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहली चीज़ पता चल रही है कि जो फर्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से हाईलाइट किया कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये बताता है। हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट के हथियाने के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर गैर कानूनी तौर पे कब्जा करने के ऊपर। ठीक है, सेकंड आ जाता है कि जिस दिन ये फैसला आया उसी दिन हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने राज्यसभा में अपनी स्टेटमेंट दी। ठीक है, सेकंड हो जाता है। थर्ड हो जाता है इसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हुए कि मिनिस्ट्री ने ये भी कहा कि हमने लेटर्स लिखे हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कि इंक्रोचमेंट्स को हटाया जाए। ठीक है, और फोर्थ आ जाता है कि ये जो इतना बड़ा मतभेद है सबसे सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत के बीच में, और सरकारों की जो टेंडेंसी है कि वो अपने अनुसार चीज़ों को तोड़ मरोड़ लेते हैं, ये बताता है कि स्थिति क्या है। ठीक है, स्थिति की हकीकत को बताता है ऑप्शन 4। सो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है PQSR। ठीक है, तो P से PSRQ और PQSR, ऑप्शन D इज करेक्ट। Arrange the following sentences to form a coherent paragraph. Spot checks revealed airlines not properly identifying causes of reported defects। तो बोल रहे हैं कि जो चेक्स किए गए उनसे पता चला कि वहाँ पे जाके जो चेक हुए जगह जगह पे जाके उनसे पता चला कि एयरलाइंस जो हैं वो अपने जो भी डिफेक्ट्स हैं उनके कॉज नहीं पता लगा पा रही हैं, एंड नॉट प्लेसिंग क्वालिफाइड इंजीनियर्स एट ऑल एयरपोर्ट्स, और क्वालिफाइड इंजीनियर सभी एयरपोर्ट्स पे नहीं रखे जा रहे। द 10-day compliance deadline set by the aviation watchdog sends a strong message to the Indian Airlines to fall in line and plug the safety risk। तो 10 दिन का उनको टाइम दिया गया था कि आप नियमों का पालन कीजिए। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि एविएशन वॉचडॉग कौन है, यानी कि जो एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर नज़र बनाए रखने वाली जो संस्था है, उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज सभी इंडियन एयरलाइंस को भेज दिया है कि या तो नियमों के साथ पालन करो और सारे सेफ्टी रिस्क जो भी हैं, सेफ्टी चेक्स हैं, उनको प्रोसेस में लाओ, नहीं तो फिर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, द ऑर्डर टू रैम्प अप सिक्योरिटी ओवरसाइट कम्स आफ्टर। अब ऑर्डर कम्स आफ्टर बताया गया, यानी कि पहले कुछ घटना हुई है उसके बारे में बताया गया, ऑर्डर के बारे में बताया गया, तो कम्स आफ्टर स्टॉक टेकिंग बाय द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड हिज 1-on-1 मीटिंग्स विद चीफ्स ऑफ कैरियर। बोल रहे हैं जब इन्होंने स्टॉक टेकिंग के काम किया मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ने, जिसका मतलब होता है कि उन्होंने वहां पे जाके एक एक चीज को बारीकी से खुद चेक करा। ठीक है, तो जब ये चीज उन्होंने करी तो क्या हुआ, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जो भी कैरियर्स हैं उनके, यानी कि जो भी जहाज हैं उनके जो मालिक हैं उनके साथ में मीटिंग करी। तो इससे क्या हुआ, where it was emphasized that the safety of passengers was of paramount importance and there could be no compromise on it। तो उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि
पैसेंजर्स की सेफ्टी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको हम किसी भी स्तर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. द स्लू ऑफ इंस्ट्रक्शंस issued by Directorate General of Civil Aviation follows surprise inspection in the wake of multiple mid-air engineering related scares. बोल रहे हैं कि ये जो कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा, और इसके बाद क्या हुआ, सरप्राइज इंस्पेक्शन हुआ. तो इससे क्या क्यों हुआ, क्योंकि बीच हवा में बहुत सारे इंजीनियरिंग रिलेटेड फेलियर्स हुए हैं अभी हाल फिलहाल के दिनों में, उसलिए इनको ये कार्यक्रम करना पड़ा. ठीक, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन क्यू, जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया कि एक 10 दिन की डेडलाइन दी गई थी सिविल एविएशन द्वारा, जो एविएशन का वॉचडॉग है उसके द्वारा, और ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है इंडियन एयरलाइंस को कि भाई अपने सारे रूल्स फॉलो करो. ठीक है. सेकंड आता है द स्लू ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि ये जो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया गया है डायरेक्टर जनरल, इसके बाद में उन्होंने क्या किया, सरप्राइज इंस्पेक्शंस भी किए गए. और क्यों किए गए, क्योंकि बहुत सारे मिड एयर कुछ इंजीनियरिंग फेलियर्स हुए, इसलिए किए गए. थर्ड आता है कि ये जो सरप्राइज इंस्पेक्शंस किए गए यानी कि स्पॉट चेक्स किए गए, इनसे पता चला कि बहुत सारे कॉजेज जो है वो अनआइडेंटिफाइड हैं क्योंकि प्रॉपर चेकिंग्स नहीं हो रही हैं. ठीक है. और क्वालिफाइड इंजीनियर्स वहाँ पे नहीं हैं इसलिए. तो ये जो ऑर्डर है ये रैम्प अप करता है सिक्योरिटी ओवरसाइट्स कम्स आफ्टर स्टॉक टेकिंग बाय मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन. ये क्यों हुआ, जब मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ने खुद जाके जगह जगह अपने आप चेक करे वहाँ पे, और फिर उनने चीफ ऑफ कैरियर से 1-on-1 मीटिंग करी, इसलिए. ठीक है. तो हमारा ऑप्शन आ रहा है QSPR. QSPR, option A is correct. 4 years ago, Boris Johnson won an election for Tories with an 80-seat majority. Tories वहाँ की एक पार्टी है. बोरिस जॉनसन 4 साल पहले 80 सीट की मेजॉरिटी के साथ जीते थे. ठीक है. देयर बिगेस्ट विक्ट्री, और ये उनकी सबसे बड़ी जीत थी. टॉरीज पार्टी की ये सबसे बड़ी जीत थी 1987 के बाद से अब तक. बट हिज फॉल फ्रॉम ग्रेस हैज़ बीन सो डैश दैट ही इज़ नॉट इवन एन MP टुडे. लेकिन पद से, अर्श से फर्श पर वो इतनी तेज़ी से या इतनी ज़ोर से गिरे हैं कि आज की डेट में वो एक MP भी नहीं है. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर तो दूर की बात है, अब वो MP भी नहीं रहे. द कंजर्वेटिव लीडर हु क्विट एज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इन जुलाई लास्ट ईयर एमिड एन इनर पार्टी डैश announced his resignation as a lawmaker last week after a House committee probing the Partygate scandal found that he had misled Parliament. तो ये कंजर्वेटिव टोरी जो है कंजर्वेटिव पार्टी है, तो कंजर्वेटिव पार्टी के लिए जो लीडर हैं जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री के पद से, ब्रिटिश प्रधानमंत्री होने के पद से पिछले साल जुलाई में इस्तीफा दिया था. क्यों? क्योंकि उनको पार्टी के बीच में कुछ हलचल थी, कुछ पार्टी के बीच में हो सकता है जांच चल रही हो या पार्टी के बीच में गुटबाजी हो गई हो, तो कैसी स्थिति थी वो यहाँ पे बताया जाएगा. अनाउंस्ड, और इस अभी उनने क्या किया, अपना रेजिग्नेशन दे दिया पिछले हफ्ते. क्यों? लॉ मेकर की पोस्ट से यानी कि MP की पोस्ट से भी उनने अपना इस्तीफा दे दिया. क्यों? क्योंकि हाउस कमेटी ने उनके ऊपर जांच बैठाई है कि पार्टी गेट जो स्कैंडल है उसमें ये पाया गया है कि उन्होंने पार्लियामेंट को मिसलीड किया यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन दी. ठीक है. Mr. Johnson, when Prime Minister, had attended a host of parties during the COVID-19 lockdown. ये क्यों हुआ? पार्टीगेट स्कैंडल क्या है? पार्टीगेट स्कैंडल है कि जब वो प्रधानमंत्री पद पर थे तब उन्होंने काफ़ी सारी पार्टीज़ को होस्ट करा. किस दौरान पे? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान पे. ब्रेकिंग द रूल्स इम्पोज्ड डैश द पब्लिक बाय हिज ओन गवर्नमेंट. तो इनने उन सारे रूल्स को फॉलो नहीं किया, सारे रूल्स की धज्जियां उड़ा दी जो कि पब्लिक के लिए उन्हीं की सरकार द्वारा इम्पोज किए गए थे, लागू किए गए थे. ही देन टोल्ड द हाउस ऑफ कॉमन्स दैट ऑल गाइडेंस वॉज फॉलोड कंप्लीटली इन नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट. बोल रहे हैं कि फिर उन्होंने कहा हाउस ऑफ कॉमन्स में, जैसे कि राज्यसभा लोकसभा होते हैं ना, वैसे वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स एक है, उसमें उन्होंने बताया कि सारे नियमों का पालन किया गया था 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे, यानी कि उनके आवास पे जहाँ पे पार्टीज हुई वहाँ पे सारे नियमों का पालन किया गया था. लास्ट ईयर अ रिपोर्ट बाय सू ग्रे, अ सीनियर सिविल सर्वेंट डैश ऑफर डिटेल्स ऑफ द सोशल इवेंट्स ही हैड अटेंडेड ड्यूरिंग द लॉकडाउन.
तो पिछले साल जो सू ग्रे है, एक सोशल सर्वेंट है वहाँ पे, सिविल सर्वेंट जैसे कि आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, तो वो हैं, उनकी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उनने पूरी डिटेल में बताया था कि किस तरीके के इवेंट्स उनने वहाँ पे ऑर्गेनाइज करे थे और उनने कैसे इवेंट्स अटेंड करे थे लॉकडाउन के दौरान पे। तो फर्स्ट हमारा है, बट हिज फॉल फ्रॉम ग्रेस हैज़ बीन सो डैश दैट ही इज नॉट इवन एन एमपी। तो उनका जो पद से गिरना इतना तेज था या इतना तीव्र था या इतना स्पीड में था, ठीक है, तो वो किस तरीके से गिरे हैं, एप्रिशिएबल, क्या उसकी तारीफ की जाएगी जिस तरीके से किए गए हैं? नहीं ना, एप्रिशिएट तो नहीं किया जाएगा। एडवर्स, एडवर्स मतलब कि बहुत ही खराब स्थिति, बहुत ही नेगेटिव स्थिति। स्टीप, स्टीप मतलब बहुत ही तेजी से, बहुत ही शार्पली, ठीक है। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब होता है बहुत ही क्लियर या स्पष्ट या साफ। तो यहाँ पे उनका जो गिराव था, गिरावट थी अपने पद से, वो साफ तो नहीं थी, वो स्टीप थी, बहुत तेज थी, यानी कि जितनी तेजी से वो ऊपर उठे थे उतनी तेजी से वो गिर भी गए। The conservative leader who quit as British Prime Minister in July last year amid an inner party ambit, ambit का मतलब होता है दायरा, पार्टी की इनर पार्टी रेंज में थे। तो इनर पार्टी रेंज में तो नहीं थे, वो पार्टी की रेंज में तभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इरोजन, इरोजन मतलब किसी चीज़ का बह जाना, ठीक है, किसी चीज़ की कमी हो जाना। फिलिप, फिलिप का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना, किसी चीज़ को बूस्ट करना। और रिवोल्ट, इनर पार्टी रिवोल्ट यानी कि द्वंद्व, विद्रोह, यानी कि पार्टी के बीच में ही उनके द्रोह हो गया तो उनने अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। Mr. Johnson, when Prime Minister, had attended a host of parties during the COVID-19 lockdown, breaking the rules imposed on the public by his own government। अब किसके ऊपर लागू किए गए? जनता के ऊपर ना, तो on the public imposed। Last year, a report by Sue Gray, a senior civil servant, dash offered details of social events he had attended during the lockdown। पिछले साल सू ग्रे द्वारा एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उनने पूरी डिटेल से बताया था उन सभी पब्लिक मीटिंग्स के बारे में जो उनने वहाँ पे करी हैं, पब्लिक गैदरिंग्स जो उनने वहाँ पे करी हैं लॉकडाउन के दौरान में, उसके बारे में। पास्ट की बात है, पहली बात पिछले साल आई है, ठीक है, तो पास्ट की घटना होगी, ठीक है। और यहाँ पे वर्ब यूज होगा ऑफर्ड डिटेल्स, तो हैड ऑफर्ड डिटेल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैड जो है वो बता रहा है कि किस तरीके उनकी जो रिपोर्ट है उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी है। सो ऑप्शन डी, हैड ऑफर्ड, इज करेक्ट। तो आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके अलावा ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।